बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हीमाटोलॉजी सेक्शन को बिल्कुल स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोगुलेशन क्या होती है। कोगुलेशन का पूरा मैकेनिज्म हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज को डिस्कस करेंगे और हम क्लॉटिंग फैक्टर्स जो जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कोगुलेशन कैस्केड में क्लॉट फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में वो देखेंगे। तो सबसे पहले जब एंडोथेलियल डैमेज होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे पास फाइब्रिन और बनता है और प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये दोनों काम होते हैं जिसके नतीजे में हमारा थ्रोम्बस बनता है। अब ये सारी जर्नी हमने देखनी है कि ये सारा साइकिल जो हम कह रहे हैं कि फाइब्रिन बनता है, प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं और फाइनली थ्रोम्बस बन जाता है, ये इतना सिंपल है नहीं जितना यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ये सारी जो दरमियान की जर्नी है और खिचड़ी है ना, ये सारी अभी हमने डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी होती है अगेंस्ट ब्लीडिंग। वो क्या होता है कि जैसे ही एंडोथेलियल डैमेज हुआ, ये ब्लड वेसल यहाँ पे डैमेज हुआ, ठीक है, तो इर्द गिर्द के जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उन्होंने भाईचारे का थोड़ा मुजाहरा किया। उन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिए, हथियार उठाए उन्होंने। ज़ाहिर है एंडोथेलियल सेल्स हैं तो उनके हथियार एंडोथेलियंस की शक्ल के हैं। एंडोथेलियंस ने क्या किया, ये प्रोटीन्स हैं और ये पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर्स हैं। अब ये पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर्स क्या करेंगे, ये कर देंगे वेजोकंस्ट्रिक्शन। जब होगी वेजोकंस्ट्रिक्शन तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या है। अब पल्मनरी हाइपरटेंशन का यहाँ पे जिक्र है कि पल्मनरी हाइपरटेंशन में एंडोथेलियन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का रोल है। वो यही रोल है कि जब रिसेप्टर्स जो हैं उनको ताले लग जाए, एंडोथेलियन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो वो एंडोथेलियंस नहीं रिलीज़ कर सकेंगे। जब एंडोथेलियंस रिलीज़ नहीं होंगे तो वेजोकंस्ट्रिक्शन कराने वाला कोई नहीं है, तो फिर क्या होगा, डायलिटेशन वाला इफेक्ट रहेगा यहाँ पे, वहाँ पे पल्मनरी हाइपरटेंशन रिलीव हो जाएगी। ये रोल होता है थोड़ा एंडोथेलियन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का, और ये होती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट ब्लीडिंग। अब हमारी कहानी शुरू हो जाती है जनाब कोगुलेशन फैक्टर्स वाली। कोगुलेशन फैक्टर्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो बन रही हैं लिवर में बन रही हैं। ये आपको पता है 1 to 14 होते हैं हमारे कोगुलेशन फैक्टर्स, ठीक है, और इनको रोमन न्यूमरल से शो करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 1, 5 और 10 की। अब ये जो हमारी लिवर में प्रोटीन्स बन रही हैं ये प्लाज्मा में सॉल्युबल होती हैं, और जैसे ही कोई एंडोथेलियल डैमेज होता है वो इन्हें ट्रिगर कर देता है और तब ये एक इनसॉल्युबल प्रोटीन बना देती हैं मिला के कोगुलेशन कैस्केड के नतीजे में, जिसे कहते हैं फाइब्रिन। वो फाइब्रिन मैश बनाता है और ये बेसिकली क्लॉट होता है। जो मैश बना के फाइब्रिन बनाता है उसको क्लॉट कहते हैं और ब्लड लॉस प्रिवेंट करते हैं। अब ये जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं के रोमन न्यूमरल से तो शो हो गए, लेकिन जो इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है इनकी इनएक्टिव फॉर्म और एक होती है इनकी एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म इनको ज़ाइमोजेंस कहते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं ना तो इनके आगे स्मॉल ए लग जाता है, ठीक है, ये शो करता है कि ये एक्टिवेट हो चुके हैं। और ये सीरीन प्रोटीएजेस होते हैं। सीरीन प्रोटीएजेस आपको पता है, सीरीन एक अमाइनो एसिड है। प्रोटीएजेस का मतलब है कि प्रोटीन क्लीवेज करने वाले एंजाइम्स। तो अब प्रोटीन को तोड़ के, ठीक है, बनाया जा रहा है यहाँ पे सीरीन को, इसलिए इनका नाम है सीरीन प्रोटीएजेस। आगे आ जाती है आपकी कोगुलेशन कैस्केड। कोगुलेशन कैस्केड क्या है, सीक्वेंस है बहुत सारे इवेंट्स की, जिसमें आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़ाइमोजेंस जो है ना वो बारी बारी होते जा रहे हैं एक्टिवेट। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि एक्टिवेटेड फॉर्म उनकी होती है सीरम में कोई ना कोई, लेकिन वो लो लेवल एक्टिवेशन होती है। ये जो कोगुलेशन कैस्केड है इसमें एम्प्लीफिकेशन हो जाती है इस सारी जो एक्टिवेशन की, ठीक है, वो एम्प्लीफिकेशन हो जाती है। होती किस वजह से कि एंडोथेलियल को डैमेज हुआ होता है और एम्प्लीफिकेशन के नतीजे में आपका बनता है फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है वो क्लॉट है अगेन। कोगुलेशन कैस्केड, उफ कितनी मुश्किल कोगुलेशन कैस्केड है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे, पता नहीं क्या क्या, और ये एंड पे बन गया आपका क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन। अभी आपको ये सब कुछ बहुत सिंप्लीफाई करके पता चल जाएगा और फिर हम एंड पे दोबारा इस स्लाइड पे आएंगे इसे रिवाइज करने के लिए इंशाल्लाह। अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है 10, जो बनता है 10A। आपने एक फ्रेज़ याद रख लेना है 10, 2, 1। अब ये 10 to 1 क्या है अगली स्लाइड में समझ आता है। देखें, ये आपका फैक्टर 10 जिसने बना दिया 10A। इस 10A ने 2 को बना दिया 2A, 2A ने कर दिया 1 को 1A। तो ये आपका है 10, 2, 1। ये आपके 3 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कोगुलेशन कैस्केड के। 10A ने
2 यानी प्रोथ्रोम्बिन को कर दिया 2A थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया यानी 1 को 1A में कर दिया। अब आपकी जो सारी कहानी है ना बाकी की कोगुलेशन कैस्केड की, वो इन 3 स्टेप्स के गिर्द घूमनी है। तो आपने 10 to 1 का फ्रेज जो है वो याद रखना है, इसको कभी भी नहीं भूलना। इस लाइन में बस थोड़ा सा हल्का सा आपको रिमाइंडर दिया हुआ है। फार्माकोलॉजी में आप पढ़ते थे 10A इनहिबिटर्स, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, तो उनका रोल किस किस स्टेप पे है। जो 10A इनहिबिटर्स हैं वो इस लेवल पे एक्ट कर रहे हैं, और जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं वो थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर रहे हैं। और दोनों का मकसद ये है कि ये जो एंड वाली प्रोडक्ट है ना फाइब्रिन, ये ना बन सके, चाहे वो हमें 10 को रोकना पड़े कि भाई तुम 2 को ना एक्टिवेट करो, या फिर अगर 2 एक्टिवेट हो ही गया है तो हम 2 को रोक देंगे भाई तुम अब 1 को ना एक्टिवेट करो। लेकिन इनका जो टारगेट है वो है 10 to 1 में, आइदर 10 और 2, और बनने ये नहीं देना चाहते 1 को। ठीक है, अगला आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है इस सारी कोगुलेशन कैस्केड का, वहाँ पे एंट्री होती है जनाब टिश्यू फैक्टर की। अब ये आपकी ब्लड वेसल है, ग्रीन कलर की ब्लड वेसल है, देख लें कोई नहीं याद रखने के लिए कोई भी कलर। ये आपकी ग्रीन सी ब्लड वेसल है, ठीक है। इस ग्रीन सी ब्लड वेसल के अंदर है रेड सा ब्लड, लेकिन मार्कर मेरा ग्रीन ही है, आप इमेजिन कर लें। अब यहाँ पे आपके ल्यूमन के अंदर देखें, यहाँ पे होते हैं एंडोथीलियल सेल्स और इसके नीचे होते हैं सब एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। जब एंडोथीलियल को डैमेज पहुँच गया तो जो सब एंडोथीलियल सेल्स हैं ये डायरेक्ट एक्सपोज हो जाएंगे इस ब्लड के। अब यहाँ पे एक चीज़ पड़ी हुई है जिसे कहते हैं टिश्यू फैक्टर। ये टिश्यू फैक्टर जो सब एंडोथीलियल सेल्स में है, ये जब एक्सपोज होगा तो ये क्या करेगा, कोगुलेशन सिस्टम को कॉल करेगा हेल्पलाइन पे 1122, कहेगा भाई टाइम आ गया क्लॉट बनाने का, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यही टिश्यू फैक्टर जो है वो बेसिस है आपकी पीटी, जो आप एक टेस्ट पढ़ते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INRB, उसकी। जब भी टिश्यू फैक्टर एक्सपोज होगा किसी ब्लड सैंपल से तो क्या करेगा, टाइम टू फॉर्म क्लॉट, एंड दिस इज़ बेसिकली पीटी। जितना टाइम उसे लगता है वो कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। अब कैसे बनाता है ये क्लॉट, हेल्पलाइन पे कॉल की पर ये खुद भी कुछ हाथ पैर मारता है। क्या करता है, कहते हैं टिश्यू फैक्टर यार मैंने कॉल तो कर दी है लेकिन ना मुझे खुद भी मैसेज लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाना पड़ेगा, ये सब एंडोथीलियल सेल से उठता है और निकलता है बाहर, और बाहर निकल के देखता है इर्द गिर्द तो इसे 7 फैक्टर नज़र आता है अपने इर्द गिर्द। अभी आपको पता चलेगा कि फैक्टर 7 क्यों इसे अपने इर्द गिर्द नज़र आता है। दरअसल फैक्टर 7 वो फैक्टर है जिसको ये एक्टिवेट करेगा और कहेगा भाई मेरे साथ चलो। फैक्टर 7 कहता है अच्छा मुझे हाथ मुँह धो लेने दो, वो हाथ मुँह धो के फ्रेश होके आता है तो एक्टिवेट हो जाता है। और आपको पता है जब भी कोई फैक्टर एक्टिवेट होता है तो वो फैक्टर 7A बन जाता है। टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7A दोनों भाई भाई जो हैं वो चलते हैं और ये जाके 10 को जगाते हैं कि जनाब उठें और उठ के एक्टिव हो जाएं। 10 अगेन 2 एंड देन 2 to 1 फाइब्रिन बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ से सिलसिला चला था एंडोथीलियल डैमेज से, ये दोनों इधर आए और इन्होंने ये सारा क्या फाइब्रिन बनाया। अब इस कहानी में एक किरदार जो थ्रोम्बिन है उसका जिक्र है, कैसे ना करें हम। थ्रोम्बिन जब देखता है जनाब के 7A और 2 टिश्यू फैक्टर वहाँ से उठ के आ रहे हैं तो कहता है मैं भी कुछ लोगों को कॉल करता हूँ, मेरी इतनी वैल्यू है, डायरेक्ट मैं जगा रहा हूँ 1 को और क्लॉट बना रहा हूँ। तो ये फैक्टर 5 को कॉल मिलाता है, फैक्टर 11 को और फैक्टर 8 को, 5, 8 एंड 11 इन तीनों को ये जगाता है। 5 देखें ना, 5 के बाद असूलन तो वैसे 10 आना चाहिए ना, लाइक 5 + 5, तो 10 को तो जगाना ना, वो तो हमारा टारगेट है, उसको तो इसी इक्वेशन से फ़िलहाल निकाल दें। तो फिर अगला आ जाता है 11 और 8 का भी मैं आपको रोल बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है। होता यह है कि 5, 11 और 8 एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन जो 11 है ना उसकी जान को भी सुकून नहीं है। वो कहता है मैं अपने से छोटे को जो इर्द गिर्द है ना उसे भी कॉल भेजता हूँ कि वो भी भाई उसने भी तो प्रोटोकॉल लेना है। उसने 9 को कहा, उसे इर्द गिर्द आया नज़र 9, कहता है 9 को भेजता हूँ कि जाके 10 को जगाए, ठीक है। 9 9A में कन्वर्ट होता है और 9A कहता है अब मेरा छोटा भी कोई यहाँ पे हो तो मैं भी ज़रा उसको उस पर रोक झाड़ूँ। तो 9 से छोटा कौन है, 8। 9 8 को पकड़ता है और 8 और 9 दोनों जाते हैं दोबारा 10 के पास, और 5 भी जगा रहा है 10 को और 11 अपने तौर पे भी जगा रहा है 10 को। तो ये 10A ज़्यादा से ज़्यादा बनी जा रहा है, देखें कितनी एम्पलीफिकेशन हो रही है। और ठीक है,
जितनी एम्पलीफिकेशन होगी उतना अगेन थ्रोम्बिन बनेगा और उतना ही फाइब्रिन बनेगा 10:1। तो ये होगी ज़्यादा सारी एम्पलीफिकेशन। जिनमें फैक्टर 9 या फैक्टर 8 एब्सेंट होता है वो हीमोफिलिक होते हैं, आपको पता है उनमें फिर ये एम्पलीफिकेशन नहीं होती और इसी वजह से उनका ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। फैक्टर 8 आपको लिवर में नहीं मिलेगा बल्कि वो बनता है एंडोथीलियल सेल्स में। किधर बनता है? एंडोथीलियल सेल्स में, ठीक है। और ये वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल ही तने तनहा रहता है, वो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के साथ बाउंड होके सर्कुलेट करता है। और वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का आपको पता है रोल है प्लेटलेट एग्रीगेशन में, और वॉन विलिब्रेंड फैक्टर जो है एंडोथेलियल सेल्स और मेगाकैरियोसाइट से बनता है। अच्छा, अब इसमें फैक्टर 8 का क्या फ़ायदा है कि वो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के साथ बाउंड रहता है? इससे उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है जनाब। जब उसकी हाफ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है तो उसका फ़ायदा ही है ना। लेकिन जब कोई वेस्कुलर इंजरी होती है, जैसे ही कोई वेस्कुलर इंजरी हुई तो फिर ये सारा भाईचारा खत्म, ठीक है। फिर थ्रोम्बिन ने क्या कहना है? फैक्टर 8 को कहना है भाईजान आ जाए आप इधर। फैक्टर 8 जो है वो 8A बनेगा और उसे वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का साथ छोड़ना पड़ेगा। और फिर वो फैक्टर 8 आता है और उसे 9 पकड़ लेता है, और 9 पकड़ के उसके साथ क्या करता है? 10 के पास लेके जाता है और 10 को 10A में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास मल्टी कॉम्पोनेंट कम्प्लेक्सेस भी हैं, यानी दो भी इकट्ठे एक्ट कर रहे हैं। अब आपने दो मल्टी कॉम्पोनेंट कम्प्लेक्सेस देखे हैं जिन्होंने 10 को 10A में कन्वर्ट किया, और उन दो कम्प्लेक्सेस के आगे 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, ये बात याद रखनी है। एक उसका क्लॉटिंग फैक्टर जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है और वो एंजाइम के तौर पे एक्ट कर रहा है, एक उसका कोफैक्टर जिसको वो साथ पकड़ के लाया, और एक वो सबस्ट्रेट जो कि ऑब्वियसली हर केस में फैक्टर 10 ही हुआ करेगा। आपको वो याद है बायोलॉजी की इक्वेशन जिसमें एंजाइम जो था वो एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता था और उसको कन्वर्ट कर देता था प्रोडक्ट में। तो आपका सबस्ट्रेट यहाँ पे हुआ करेगा 10 और आपकी जो प्रोडक्ट हुआ करेगी वो हुआ करेगी 10A, और एंजाइम के साथ आपका कोई ना कोई कोफैक्टर हुआ करेगा। वो कोफैक्टर दोनों केसेस में हम बारी बारी देखते हैं कौन कौन सा है। और जो एंजाइम है वो भी आपका एक क्लॉटिंग फैक्टर हुआ करेगा, कोफैक्टर भी एक क्लॉटिंग फैक्टर हुआ करेगा। लेकिन यहाँ पे एडिशनल चीज़ ये होगी कि फॉस्फोलिपिड या फिर कैल्शियम की प्रेजेंस में ये सारा मैकेनिज्म होगा, ठीक है। और ये फॉस्फोलिपिड या कैल्शियम आपको सेल की सर्फेसिस पे मिलेंगे। फॉस्फोलिपिड जो है वो टिश्यू बेरिंग सेल्स या प्लेटलेट्स के ऊपर आपको पाया जाएगा, और कैल्शियम भी यहाँ पे एज ए कोफैक्टर, क्योंकि मिनरल है ना कैल्शियम, आयन है, तो वो कोफैक्टर के तौर पे ही एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे भी। लेकिन जो दूसरा कोफैक्टर है वो भी साथ होगा। कहने का मकसद ये कि फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम दोनों कंपोनेंट्स में होंगे, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में होंगे, लेकिन जो एक एडिशनल कोफैक्टर है ना यहाँ पे एंजाइम के साथ, वो दोनों में वेरी करेगा, और एंजाइम यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर मेन है वो वेरी करेगा। 10A में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी दोबारा इस चीज़ को देखते हैं, नहीं भी समझ आई तो है। अच्छा ये देखें, अब ये आपको दोनों इकट्ठी स्लाइड्स नज़र आ रही है ना। ये आपकी एक्सट्रिंसिक 10As है और नीचे आपका है इंट्रिंसिक 10As। जो आपका एक्सट्रिंसिक 10As है ना, इसमें क्या हो रहा है कि फॉस्फोलिपिड आपको मिला है टिश्यू फैक्टर बेरिंग सेल्स के ऊपर, इस सेल की सरफेस पे हो रहा है काम। यहाँ पे है कैल्शियम भी, ये मैं आपको बताना चाही थी। नीचे आप देखें ये है आपका इंट्रिंसिक 10As, यहाँ पे भी आपको फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम कांस्टेंट है। अब एक और चीज़ कांस्टेंट है 10 जो कि कन्वर्ट हो रहा है 10A में, इधर भी 10 जो कि कन्वर्ट हो रहा है 10A में। अब क्या रह गया पीछे एक्सट्रिंसिक 10As में रह गया आपका एंजाइम और आपका कोफैक्टर। जो एक्सट्रिंसिक 10As में होगा 7A और उसका कोफैक्टर होगा टिश्यू फैक्टर। आपको पता है वो दोनों चले थे वहाँ से जब सब एंडोथीलियल डैमेज हुआ था, एंडोथीलियल डैमेज हुआ, टिश्यू फैक्टर का एक्सपोजर हुआ ब्लड के साथ, तो वो दोनों जो चले थे ना वो था टिश्यू फैक्टर और 7A, ठीक। दूसरी चीज़ आ गई आपका इंट्रिंसिक वाले में आपके दूसरा जो कम्प्लेक्स चला था जब 9A ने 8A को पकड़ा था, तो 9A आपका है मेन एंजाइम और 8A आपका कोफैक्टर। कितना आसान है देखें, ठीक है। ये आपके एक्सट्रिंसिक 10As और इंट्रिंसिक 10As दो मल्टी कंपोनेंट कम्प्लेक्सेस हैं जो चल रहे हैं। अब आपकी कोगुलेशन कैस्केड आपको समझ आ जानी चाहिए कि एंडोथीलियल डैमेज हुआ, यहाँ से ये मैकेनिज्म हुआ और एंड प्रोडक्ट आपकी फाइब्रिन बन गई। दूसरा, ठीक है, ये सारे बीच में आपको कहानी अब मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, रिपीट नहीं कर रही। ये जी देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम का रोल भी आपको पता चल गया कि इधर भी है और इधर भी है। अब ये कैल्शियम जो है ना, ये
फैक्टर 4 भी है, मतलब इसे फैक्टर 4 भी कहते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन में इसका रोल है, पता चल ही गया आपको कैसे। लेकिन ये रिलीज़ कहाँ से होता है? एक्टिवेटेड प्लेटलेट से रिलीज़ होता है। अभी आपने देखा ना सेल सरफेस पे जो मैकेनिज्म हो रहा था वहाँ पे कैल्शियम था, तो वो प्लेटलेट की या टिश्यू बेरिंग फैक्टर्स की टिश्यू फैक्टर बेरिंग हाँ टिश्यू फैक्टर बेरिंग सेल्स जो थे या प्लेटलेट्स थे उनकी सरफेस पे था ना, तो वहाँ पे वो प्लेटलेट्स ही होते हैं अमूमन। वहाँ पे प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं और एंडोथेलियल सेल्स भी हो सकते हैं। प्लेटलेट्स ये रिलीज़ करते हैं कैल्शियम, और इसीलिए जो आपकी जो क्लॉटिंग ऑयल्स होती है ना, आपको पेशेंट्स की सैम्पलिंग भेजते हैं तो उसमें EDTA डला होता है। EDTA जो है वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है। जब वो कैल्शियम को बाइंड कर लेता है तो फिर कैल्शियम क्लॉटिंग नहीं करवा पाता और वो सैंपल से ही रहता है, क्लॉट नहीं बनता।